आज व्यू 360 में भारत के ज़ेर निज़ाम जम्मू कश्मीर में 10 साल के तवील अरसे के बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात कितने अहम हैं और इन इंतखाबात के नताइज से खत्ते के मजमूई सियासी मंजरनामे पर क्या तब्दीलियां रोनुमा हो सकती हैं, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम व्यू 360 के इस खुसूसी शो में आप सबको श्रीनगर कश्मीर से खुश आमदेद। मैं हूं यूसुफ जमील। भारत के ज़ेर निज़ाम कश्मीर में जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की 90 नशस्तों के लिए इंतखाबात का पहला मरहला कल होगा। 3 मरहलों पर मुश्तमिल ये इलेक्शंस 10 साल बाद हो रहे हैं। ये इंतखाबात सन 2019 में कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत के खात्मे के बाद होने वाले पहले इंतखाबात हैं। जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के आखिरी इंतखाबात 2014 में हुए थे। जून 2018 में इलाकाई जमात, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मखलूत हुकूमत के खात्मे के बाद रियासत के गवर्नर ने असम्बली को तहलील कर दिया था और असम्बली 6 साल की मुकर्रर मुद्दत पूरी नहीं कर पाई थी। उसके बाद भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को रियासत की आईनी नीम खुद मुख्तारी ख़त्म करके इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख नामी इन 2 हिस्सों को बराह रास्त विफाक के कंट्रोल में दे दिया गया। अपोजिशन का दावा रहा है कि बीजेपी ने इंतखाबात में ताखिर इसलिए की क्योंकि इसे कश्मीर के नीम खुद मुख्तार स्टेटस के खात्मे पर इलाके में मनफी रद्दअमल के बाइस नाकामी का खदशा था। ताहम बीजेपी इस तासुर को मुस्तरद कर चुकी है। अब जब ये इंतखाबात हो रहे हैं तो इनमें कई ऐसे चेहरे और ग्रुप्स भी हिस्सा ले रहे हैं जो भारत के ज़ेर निज़ाम कश्मीर में कराए जाने वाले किसी भी इंतखाबी मुकाबले से दूर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? कश्मीरी अवाम इन उम्मीदवारों और इनकी जानिब से किए जाने वाले वादों को कैसे देख रहे हैं और इस सारे मामले में मसला कश्मीर और इसकी आज़ादी की तहरीक कहाँ खड़े हैं, जानेंगे आज के शो में। इन इंतखाबात में कौन हिस्सा ले रहा है, सियासी जमातों और उम्मीदवारों ने कौन से इशूज़ पर तवज्जो दी है, इन इशूज़ और वादों में आम लोगों को कितनी दिलचस्पी है और सबसे बढ़कर इन इंतखाबात में जो सियासी पार्टी या सियासी पार्टियों का इत्तेहाद हुकूमत बनाने में कामयाब होगा, क्या उसके लिए अपने वादों को पूरा करना मुमकिन होगा, जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। जीतेगा भाई जीतेगा। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के असम्बली इंतखाबात की मुहिम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी इस दावे की बुनियाद पर वोट मांग रही है कि जम्मू कश्मीर को आईनी नीम खुद मुख्तारी देने वाली दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद इलाके में अमन लौटा है। दफ़ा 370 को 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत की तरफ से मनसूख कर दिया गया था। यहाँ की आवाम ने तय किया है कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। दूसरी जानिब इलाकाई सियासी जमातें जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी शामिल हैं, वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए उनसे ये वादा कर रही हैं कि इक़्तिदार मिलने पर वो न सिर्फ दफ़ा 370 को बल्कि इसकी ज़ैली शिक दफ़ा 35A को भी वापस लाएंगी। इस शिक के तहत जम्मू और कश्मीर के आबाद बाशिंदे ही रियासत में गैर मनकूला जायदाद खरीद सकते थे और सरकारी मुलाजमतें और तैलीमी वज़ाइफ हासिल कर सकते थे। ये जमातें मसले कश्मीर का देरपा हल तलाश करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत की ज़रूरत पर भी जोर दे रही हैं, जबकि भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कांग्रेस जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड या रियासती दर्जे को बहाल करने का वादा कर रही है। मसले कश्मीर बहुत पेचीदा मसला है। हमारे हजारों नौजवानों की शहादतें, जिसमें हमारे मुल्क के जवान भी शामिल हैं जो वर्दी पहन के यहाँ आके शहीद हो गए और हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं। तो हमारे हजारों बच्चियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। तो ये जिंदा मिसाल है। हो सकता है वो शहीद है, मगर वो जो हमारे कब्रिस्तान है वो जिंदा मिसाल है कि मसले कश्मीर जो का तो है।
370 खत्म करने के बाद मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। और मैं आपको यहां बताने आया हूं कि बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। इसके साथ ही ये सवाल भी किया जा रहा है कि अपोजिशन पार्टियों के लिए इक्तदार में आने या मखलूत हुकूमत बनाने के बाद वोटरों से किए जाने वाले वादों को अमली जामा पहनाना कितना मुमकिन होगा। यहाँ की असेंबली के पास कोई सिग्निफिकेंट पावर नहीं है, कोई बड़ी चीज़ें ये बजाय खुद नहीं कर सकती, लेकिन एक कई नुक्तों की वजह से कई लिहाज से ये इलेक्शन बहुत अहम है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इनके रेजोल्यूशन पास करने से, इनके मैनिफेस्टो में रखने से, इनको इलेक्शन होने से भी ये चीज़ें रेस्टोर हो जाएंगी। तो अलबत्ता एक चीज़ हो सकती है, एक डिमांड है। देखिए, अब हिस्ट्री एक प्रोसेस है, कश्मीर के है, ये इसको परस्यू कर सकती है, ताकि तब तक कम से कम एक कमिटमेंट यहाँ से एक डिमांड बनती रहेगी। कभी भी कोई हालात बन सकते हैं, कुछ का मिडिल ग्राउंड दिखे। ज़रूरी नहीं कि स्टेट आर्टिकल 370 उस पुरानी शेप में हो जाए। अगर ठीक है, पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है। इस बहस व तनकीद, वादों, दावों और इल्ज़ामात के बीच कई ऐसे मसाइल ने सानवी हैसियत इख्तियार कर ली है जिनका आम लोगों को उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामना है। मैं ये बदलाव चाहता हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन की यूथ है, तो उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उनको यहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी कोई नौकरी नहीं मिलती उनको। तो हम यही करना चाहते हैं कि हम यही कहना चाहते हैं कि खासकर हमारे नौजवानों को वो हमारे उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। देखिए, आप जहाँ तक लोगों की बात करेंगे, लोगों ने अभी तक 10 साल में बहुत चीज़ें सफ़र की हुई है। इंसानी हुकूक की तंजीम फ्रीडम हाउस ने कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत के खात्मे पर तनकीद करते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस इकदाम की अवामी मुखालफत को दबाने के लिए खित्ते में शहरी आज़ादियों को सल्ब किया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एक तरफ भारतीय सिक्योरिटी अफवाज पर अक्सर इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगते हैं, दूसरी तरफ अलहदगी पसंद मिलिटेंट्स अपनी शोरिश जारी रखे हुए हैं। यूसुफ जमील के साथ जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। इन इंतखाबात में जो अहम सियासी चेहरे किस्मत आजमाई कर रहे हैं, उनमें जम्मू कश्मीर के एक साबिक वज़ीर आला और इलाके की सबसे पुरानी सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इंतखाबात से पहले होने वाले इत्तेहाद के मुहरिकात, इंतखाबात के बाद बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने के इम्कान और पाकिस्तान भारत अमन मुज़ाकरात की बहाली की अहमियत और ज़रूरत पर बात की। हम मजबूर इसलिए नहीं कि हमने अपनी पार्टियों को बचाना था, मजबूर इसलिए कि हम जम्मू कश्मीर को बीजेपी से बचाने के लिए एक साथ आए। हमें ये मजबूरी थी, हमें और कोई मजबूरी नहीं थी। अच्छा, मैं वापस आपके इलेक्शन लड़ने पे आ जाऊंगा। इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ था तो आपने ये कहा था कि जब ये जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो पावर्स बढ़ा दिए गए, होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उनके इख्तियारात बढ़ा दिए गए, तो आपने ये कहा था कि मैं उस यूनियन टेरिटरी का वज़ीर आला नहीं बनना चाहता जहाँ मुझे अपने चपरासी की तकर्री के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से इजाज़त ले। आपने कहीं पे मुझे वज़ीर आला की कुर्सी का दावेदार अपने आप को करार करते हुए सुना है? मैं तो असेंबली के इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना, मैं वज़ीर आला की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो हम 8 अक्टूबर के बाद बात करेंगे। जब ये अलायंस की बात हो रही थी तो क्या इन चीज़ों पे भी बात हुई कि आपका क्या एजेंडा है और कांग्रेस का क्या एजेंडा है? हम कौन होते हैं कांग्रेस को एजेंडा देने के लिए? ना कांग्रेस को ये इख्तियार है या ये हक है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कहे कि आप किन किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ोगे और किन पे नहीं। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम अपने मुद्दों पे लड़ेंगे, वो अपने मुद्दों पे लड़े, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अच्छा, जो नाकदीन है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाकदीन हैं या आपके नाकदीन हैं या डॉक्टर फारूक साहब के नाकदीन हैं, उनमें से कई एक का कहना है कि
लोगों को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, उनको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इंतखाबात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नहीं बनेगी और ये मुमकिन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ चली जाए? क्यों? ये उनके नाकदीन की राय है। राय तो सब हर किसी चीज़ पे हर किसी को हक है राय बनाने का, लेकिन हम मिलके कांग्रेस के साथ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हमें बीजेपी के साथ जाने का इतना ही शौक होता, हम अकेले ये इलेक्शन लड़ते। हमें कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस करने की क्या ज़रूरत होती? हम तो कांग्रेस के साथ मिलके हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं। हम तो चाहते ही नहीं है कि यहाँ बीजेपी को इस तरह के नंबर आए कि वो हुकूमत के बारे में सोच भी पाएँ। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात की बहाली का भी मुतालबा कर रही है, बल्कि उस पर ज़ोर दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान के साथ अमन बातचीत? फ़िलहाल तो वो माहौल है नहीं, ये तो हमें मान के चलना होगा। फ़िलहाल जिस तरह ख़ासकर जम्मू में जो हालात बने हैं दहशत को लेके, फ़िलहाल तो इस तरह के हालात हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हम चाहते हैं कि हालात ऐसे बने और उसमें पाकिस्तान को भी अपना रोल अदा करना होगा ताकि ऐसे हालात बन पाएँ जिसमें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो हैं दोबारा एक दूसरे से बातचीत कर पाएँ। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी या हुकूमत हिंद का ये मौक़िफ़ है कि सबसे पहले अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत को बहाल करना है तो उसके लिए अवलीन शर्त ये है कि पहले उसके बकौल यहाँ पे जो दहशतगर्दी चल रही है जिसमें उसके बकौल पाकिस्तान का हाथ है वो रुकनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इस तरह की कोई मस्बत सूरत हाल आइंदा चंद माह में या एक साल में इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन मुज़ाकरात? हम चाहेंगे और अगर हमारी हुकूमत बनेगी तो हम ज़रूर जम्मू कश्मीर में उस तरह के हालात कायम करने की कोशिश करेंगे जिससे कि इस तरह के मुज़ाकरात जो हैं वो दोबारा शुरू हो पाएँ। लेकिन ये अकेले जम्मू कश्मीर की अपनी हुकूमत का फ़ैसला नहीं होगा। हमारा रोल, जम्मू कश्मीर की हुकूमत का रोल इसमें बहुत कम रहता है, लेकिन कम अज़ कम मतलब इसके हक़ में अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं। अच्छा, वो आवाज़ आप उठाएंगे? आपको यकीन है कि आप हुकूमत में आएंगे? मतलब किसी को कौन इस बात की यकीन रख सकता है? अब हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं ना बीजेपी की तरह कि हम 400 पार की बात करें और फिर हमारी गाड़ी 240 पे ही रुके। हम उम्मीद कर रहे हैं, हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, हम अपना मैनिफेस्टो लेके, अपने इरादे लेके लोगों के पास जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका ताउन हमें हासिल होगा। लेकिन इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम ये कहें कि बस जी अब सिर्फ हमारी हुकूमत बनेगी और किसी को मौका मिलेगा नहीं। क्या पता लोग क्या फ़ैसला करें। इन इंतखाबात की एक और अहम बात यह है कि इनमें पहली मरतबा अलहदगी पसंद धड़ों से वाबस्ता कई अहम चेहरे भी मैदान में सरगर्म नज़र आ रहे हैं। इनमें से कुछ लोग इन इंतखाबात में हिस्सा लेने पर जोर दे रहे हैं, जबकि बाकी खुद उम्मीदवार बनकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये वही जमातें हैं जो गुज़श्ता 35 बरस के दौरान भारतीय आईन के तहत होने वाले हर इंतखाब को मुस्तरद करते हुए आवाम को इनका बाइकआउट करने के लिए कहती आई हैं। 10 साल के तवील वक्फे के बाद जम्मू और कश्मीर असम्बली के लिए इंतखाबात कराए जा रहे हैं। अलहदगी पसंद दरों से ताल्लुक़ रखने वाले कई अहम चेहरे न सिर्फ लोगों से उनके इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने के लिए कह रहे हैं, बल्कि उनमें से कई एक खुद उम्मीदवार बनकर इंतखाबी मैदान में उतर आए हैं। ये ना तो चेंज ऑफ हार्ट है और ना कोई मजबूरी है। मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ तकाज़े बदलते रहते हैं। वो सियासी तकाज़े भी होते हैं और वक्ती तकाज़े भी। सईद सलीम गीलानी हाल ही में कश्मीरी अलहदगी पसंदों के कैंप को छोड़कर भारत के कौमी दायरे की सियासत में शामिल होने वालों में शामिल हैं। कश्मीरी अलहदगी पसंद जमातों का ये इज्तिमाई मौक़िफ़ रहा है कि भारतीय आईन के तहत होने वाले इंतखाबात मुतनाज़ा रियासत में इस्तिसाबिया राय करने के उस वादे के नैमुल बदल नहीं हो सकते जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा ने तकरीबन 75 साल पहले कश्मीरी अवाम से किया था। क्योंकि लोगों को हम ज़्यादा देर आज़ादी खिला पिला नहीं सकते, आज़ादी पहनवा नहीं सकते। आज़ादी ही तरक्की का नाम नहीं है, तरक्की की बाकी चीज़ें भी हैं। तो लोगों को जहाँ पे मसला कश्मीर का हल चाहिए वहीं पे लोगों को रोज़गार भी चाहिए, वहीं पे लोगों को अपनी रोज़मर्रा मसाइल का हल भी चाहिए। इंतखाबी मैदान में जो लोग उम्मीदवार बनकर उतरे हैं
उनमें जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के साबिक ओहदेदार अराकीन भी शामिल हैं। भारतीय हुकूमत ने फरवरी 2019 में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को एक गैर कानूनी तंजीम करार देकर इस पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी थी। रवां बरस फरवरी में भारतीय वजारत दाखिला ने इसमें मजीद 5 साल की तौसी कर दी। तहम इंतखाबात का बिगुल बजते ही जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के कई ओहदेदार और अराकीन इंतखाबी मैदान में सरगर्म नजर आए। कुछ लोग सवाल ये भी करते हैं कि शायद ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, लेकिन उनको मैं कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल शिफ्ट है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी राय भी इसमें रखूँगा कि ये एक कल्बी फैसला है, ये कोई जबरन या मजबूरन फैसला नहीं है। डॉक्टर तलत मजीद कलदम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के उन साबिक अराकीन में शामिल हैं जो असम्बली इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में हिस्सा ले रहे हैं। अगरचे उनकी नई सोच और अप्रोच के लिए इन्हें हदफ तनकीद भी बनाया जा रहा है, उनका इसरार है कि बंदूक और तशद्दुद की सियासत ने जम्मू और कश्मीर के अवाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है। आज हम आज़ादी क्या, आज हम पाकिस्तान क्या, आज हम अपनी स्टेट हुड तक पहुँच गए हैं कि हमें 5 अगस्त से पहले वाली जो पोजीशन थी वो बहाल होनी चाहिए। या जिन्होंने खुद बंदूक उठाया भी है और 2 साल के बाद ही उससे फिर परहेज़ भी किया और कहा कि ये हमारा रास्ता नहीं है या ये हमारे मसाइल का हल नहीं है, उन लोगों को मैं जानता हूँ जो बड़े बड़े कमांडर रह चुके हैं और उनके साथ भी मेरी वाबस्तगी रही है, चाहे वो उससे ज़्यादा भी उनके साथ ताल्लुक़ रहा है। हर एक शख्स अपने एक बंद कमरे में यही बात करता था कि हमें कुछ सोचना चाहिए, सियासी एतबार से हमें कुछ सोचना चाहिए। भारत नवाज कश्मीरी जमातों ने साबिक अलहदगी पसंदों के इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने पर मिला जुला रद्द अमल जाहिर किया है। चंद एक जमातों ने इसे देर आयद दुरुस्त आयद करार देकर कश्मीर के सियासी उफक पर नजर आने वाली इस अहम तब्दीली का खैर मकदम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जमात लड़ रही है तो वेलकम भी वेलकम। अब आगे लोगों तक है कि वो कितना एक्सेप्ट करते हैं जमात को। वो तो इलेक्शन तो मैं भी लड़ रहा हूँ, इलेक्शन तो यहाँ पे कांगन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, 6 कैंडिडेट और लड़ रहे हैं, पर आगे तो आवाम तक है ना कि वो किसको एक्सेप्ट करती है, किसको रिजेक्ट करती है। लेकिन बाज़ सियासी जमातों ने कलदम जमाती इस्लामी जम्मू कश्मीर के साबिक अराकीन और चंद दूसरे अलहदगी पसंदों के इंतखाबी मैदान में कूदने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इनमें से बाज़ की तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है इन उम्मीदवारों को अपोजिशन वोट को तकसीम करने के गर्ज से मैदान में उतारा गया है और इसके पीछे नई दिल्ली में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी को फायदा पहुंचाने का मकसद कार फरमा है। बीजेपी इस इल्जाम की सख्ती के साथ तरदीद करती है। हमने आम लोगों का रद्द अमल जानने की भी कोशिश की है। जो वो लोग आज आ रहे हैं इलेक्शन में, हम लोग उन लोगों के इसमें खैर मकदम के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो पहले से हो चुका था, ऑलरेडी पहले से जो हो रहा था वो उन लोगों की वजह से हो रहा था। हम उन लोगों के साथ ताउन देने के लिए तैयार नहीं है। वो रास्ता सही नहीं। अगर हमें अपनी जंग लड़नी है अच्छे से, जो यहाँ के लिए हमें पहले अपना असेंबली के इलेक्शन है, बाकी अपने जो लीडर है उन्हें चुनना है। वो हमारी बात आगे पहुँचाएंगे असेंबली में, पार्लियामेंट में वो पहुँचाएंगे। हम ऐसे जीत सकते हैं अपनी जंग, वो बेटर है। उस रास्ते से अच्छा ये रास्ता है। जम्मू कश्मीर के तकरीबन 90 लाख राय दहंदगान 18 सितंबर से शुरू होने वाले 3 मराहिल पर मुश्तमिल इन इंतखाबात में किस उम्मीदवार को अपने वोट का हकदार समझते हैं और किसे नहीं, इसका 8 अक्टूबर को पता चलेगा जब वोटों की गिनती की जाएगी। यूसुफ जमील के साथ में जुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। इलाकाई जमात अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर शेख अब्दुल रशीद ने दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहाई मिलने के फौरन बाद श्रीनगर आकर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मुहिम शुरू कर दी है, जिससे इन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली बाज़ जमातें और उम्मीदवार झंझलाहट का शिकार नजर आ रहे हैं। 56 साला शेख अब्दुल रशीद को, जो आम तौर पर इंजीनियर रशीद के नाम से जाने जाते हैं, भारत की कौमी तहकीकाती एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या NIA ने अगस्त 2019 में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया था। उन्होंने तिहाड़ जेल में कैद के दौरान ही उमर अब्दुल्ला को जून में भारतीय पार्लियामान के ऐवान ज़ेरीं लोकसभा के इंतखाबात में बारामूला के हलके से 2 लाख से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से हराया था। असेंबली इंतखाबात में इंजीनियर रशीद फैक्टर कितना अहम है और उनकी रिहाई से उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती जैसे कदावर सियासतदानों का माथा क्यों ठनका है, ये जानने के लिए हमने सरकर्दा सहाफ़ी और अंग्रेज़ी रोज़नामे द हिंदू के श्रीनगर में ब्यूरो चीफ पीरज़ादा आशिक को दावत दी है।
پیرزادہ صاحب آپ کا خیر مقدم ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ انجینئر رشید کی سیاسی میدان میں موجودگی یہاں کی جو اسٹیبلشڈ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے یا ان کے لیڈروں کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے, یا اس ایشو کو اوور پلے کیا جا رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ انجینئر رشید ایک فیکٹر بن کے آ رہے ہیں الیکشن میں. اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک انڈیویجول آتا ہے اور اس حد تک ایک ویو کریٹ کرتا ہے. اور انجینئر رشید کی ایک ہسٹری بھی رہی ہے. اگر آپ دیکھیں 2019 میں انہوں نے 1,03,000 ووٹ ان کے پاس آئے تھے, نمبر 3 تھے وہ نارتھ کشمیر بارہمولہ لوک سبھا سیٹ سے. اس انتخاب جو اس سال ہم نے لوک سبھا کے الیکشن دیکھے, ہم نے دیکھا کہ وہ صرف آخری کے 3 ہفتوں میں ایک نئے چہرے ابھر کے آ رہے. وہ جیل میں تھے, ان کے بیٹے ابرار نے کیمپیننگ کی, ایک ایموٹیو سلوگن لے کے گئے جیل کا بدلہ ووٹ سے. اور کسی حد تک جتنے بھی لوگ شاید نارتھ کشمیر میں بند تھے, یا وہ لوگ جن کے اوپر چھاپے مارے گئے تھے, یا وہ لوگ جو سیکیورٹی کلیم ڈاؤن 2019 کے بعد شروع ہوا تھا اس کے شکار ہوئے گئے تھے, شاید وہ ایک موٹیویشن ان کے لیے بنا کہ وہ پولنگ بوتھ تک جائے. اور کشمیر کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں, الیکٹورل ہسٹری, پچھلے 30 سال میں جو انجینئر رشید کی وکٹری مارجن تھی وہ 2 لاکھ سے زیادہ تھی. تو ہرایا کن کو؟ ایک تو فارمر چیف منسٹر تھے عمر عبداللہ, JNK پیپلز کانفرنس جو سجاد لون وہ جو منسٹر بھی رہ چکے ہیں 2014 کی جو کیبنٹ تھی ان کو بھی. تو اس بار یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ جو جاگرناٹ وہ لے کے آئے تھے لوک سبھا الیکشن میں اس کو ریپیٹ کر پائیں گے. اس بار انجینئر کا چیلنج یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو وہ مینڈیٹ دے رہے ہیں کیا وہ نئے چہرے یا ان کے پاس بیگیج ہے, کیونکہ چاہے وہ محبوبہ مفتی ہو, چاہے وہ عمر عبداللہ صاحب ہو, ان کی ایک بیگیج رہی ہے. اگر ہم دیکھیں 2008 سے 2014 تک عمر عبداللہ جب حکومت کر رہے تھے تو ہم نے آسیہ نیلوفر کا کیس دیکھا, ہم نے بہت سارے دیکھے جہاں پہ عمر عبداللہ کے دور میں لوگ مارے گئے, جو اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوئے. اسی طرح جب محبوبہ مفتی کی حکومت تھی تو 2016 میں جب حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کو مارا گیا ایک انکاؤنٹر میں, اس کے بعد تقریباً 100 سے زائد لوگ مرے. تو ایک بیگیج رہی ہے ان دونوں جو پارٹیز ہے یا لیڈرشپ ہے. کیا انجینئر ان لوگوں کو بھی مینڈیٹ دیں گے جن کی بیگیج رہی ہے ان پارٹیز میں لے کر, اور اگر وہ لے کے جاتے ہیں لوگوں کے پاس انجینئر کا ویژن, کیا لوگ اسے ایکسیپٹ کریں گے, وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. علیحدگی پسند جماعتوں کا انتخابات میں حصہ لینا, اسے آپ کشمیر کی تحریک کے لیے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, حریت کا ہمیشہ یہ سٹینڈ رہا تھا 1996 سے, جب سے یہاں پہ انتخابی مہم شروع ہوئی, چاہے وہ اسمبلی کے الیکشن تھے یا پارلیمنٹ کے الیکشن, تو بوائیکاٹ کنٹینیوس ان کی طرف سے کال دی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 گول تھے, 2 پولیٹیکل گول تھے بوائیکاٹ کے پیچھے. ایک یہ تھا کہ ہمیں جو آئین, ہندوستان کے آئین اندر الیکشن ہو گے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسرا یہ میسیج انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ کشمیر ایک متنازع ایشو ہے, اس پہ آپ نظر ڈالیے. یہ انتخابات یوز ہوتے تھے یا بوائیکاٹ پالیٹکس کشمیر پرابلم کو ابھارنے کے لیے. لیکن اس بار ہم کیا دیکھ رہے ہیں, بہت سارے, نہ کہ انٹائر حریت لیڈرشپ یا ساری جو جماعت کی لیڈرشپ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیکشن جو حریت کا یا ایک سیکشن جو جماعت کا اس بار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, تو ایک ڈیفیکلٹ پرپوزیشن لے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. اور کیا لوگ ان کے نئے آرگیومنٹ سے کنونس ہوں گے, وہ تب پتہ چلے گا جب 8 اکتوبر کو نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کے ویو 360 کا یہ خصوصی شو. پاکستان, بھارت اور دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. خوش رہیں, محفوظ رہیں, اور یوسف جمیل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.